राजेश ठाकर जी, आप गुजरात से आते हैं तो आप बहुत हम लोगों में से बेहतर वहाँ की राजनीति को, वहाँ के सिस्टम को, प्रधानमंत्री जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को समझ सकते हैं। बिल्किस कानो वाले मामले में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, कहा है कि सरकार ने धोखाधड़ी वाला कृत्य किया। इस पूरे मामले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो ये राजनीतिक मामला है नहीं। ये जो मामला है, इस देश के हर एक नागरिक को जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है अपनी सुरक्षा का, जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जीने का, उसका सबसे पहले तो हनन हुआ। हनन भी क्यों हुआ कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक घटना घटी, और घटना को आज के प्रधानमंत्री जो हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बताया कि ये एक्शन का रिएक्शन है। तो जब एक्शन का रिएक्शन जस्टिफाई सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं, तो फिर उस घटना में बनी हुई सारी जितनी भी चीजें थी, वो बेस्ट बेकरी कांड हो, सरदारपुर वाला जो कांड हो, या ये बिल्किस बानो वाला कांड हो, जो एहसान जाफरी के साथ हुआ वो कांड हो, वो सारे को जस्टिफाई करने की कोशिश सत्ता में बैठे हुए लोग ही करते हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने चीज को पलटा है, उसने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि ट्रायल के वक्त जो बिल्किस बानो और दूसरे जो भी पीड़ित लोग थे, उन्होंने कहा था कोर्ट के अंदर कि गुजरात के अंदर, गुजरात की सिस्टम के चलते हमें न्याय नहीं मिल सकता। और उस बात को सुनकर गुजरात से वो केस महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया था, और महाराष्ट्र से जब न्याय लेके आई, तब उस न्याय को जो है वो किस प्रकार से गुजरात ने पलट दिया। तो आज जो है ट्रायल के बीच में जो बिल्किस बानो ने कहा था कि मुझे यहाँ पर न्याय नहीं मिल सकता, वो सिद्ध हो गया है। दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि इसमें क्या नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे। अगर माफी मांगनी ही होती तो अटल बिहारी वाजपेयी के रात धर्म की बात कहने पर ही माफी मांग लेते। लेकिन उनके राजनीति के प्रवेश से लेकर आज जो प्रधानमंत्री बने हैं तब तक के हर कदम जो है, उस कदम के नीचे किसी न किसी बेगुनाह का, किसी न किसी निर्दोष का खून है। उनका जो राजनीतिक राज्याभिषेक हुआ है वो गोधरा के कांड के बाद, उसके पहले जब उनको यहाँ पर स्थापित किया गया केशुभाई पटेल को हटाकर, उस वक्त नरेंद्र मोदी को एक संगठक के रूप में राजनीतिक गलियारे में जो लोग थे या पत्रकार थे वो जानते थे। आम आदमी जो है उनको जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। उनको पूरे गुजरात में सीट भी जो है बाई इलेक्शन जीतने के लिए ढूंढनी पड़ी थी, और वजूभाई वाला ने जो है राजकोट के उस सीट को खाली किया था। उसके बाद दूसरी बार भी उनको सीट ढूंढनी पड़ी अहमदाबाद के अंदर, और उनकी जब नजर पड़ी हरेन पंड्या वाली सीट पर, जो बिल्कुल सिक्योर है, उस पर कोई किसी भी आदमी को खड़ा कर दो भारतीय जनता पार्टी का, वो जीत सकता है, तो उस सीट के लिए क्या फिर हुआ और हरेन पंड्या ने कैसे अपनी जान गंवाई। तो वहां से शुरू होकर आप देखेंगे पूरा उनका जो रक्त चरित्र है, उसमें यह माफी वाली बात आती नहीं है। अगर संवेदनाएं होती, आप राजनीतिक चीज को छोड़ दो, एक मानवीय संवेदना भी होती, तो वो संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत सारे जो है उनके सामने किस्से आए। वो रेसलर लड़कियों के साथ जो हुआ, उसमें जो सिस्टम है वो किसको बचाने की कोशिश कर रही थी, उसको कितनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और उसके बाद भी जो कानूनी तौर पर जो सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों को, वो नहीं मिल पाई। आप सिंगल वाला उत्तर प्रदेश का केस देख लो, उसमें क्या हुआ। जो राज्य गृह मंत्री थे उसके बेटे ने जो किया था, उसका केस कर लो, सिस्टम किसको बचाने की कोशिश में थी। तो एक कन्हैया लाल का गला रेत देते हैं तो उसको राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, चुनाव के पहले पहले उस बलात्कारियों को जेल से मुक्त किया जाता है। वहां तक समझ में आता है चलो आपने मुक्त किया, लेकिन बाहर आने के बाद उनका महिमा मंडन होना, उनका स्वागत होना, उन्हें राजनीतिक मंच पर जो है उसको खड़ा करके उनको हार पहनाना, तो ये किस प्रकार की मानसिकता दर्शाती है। तो मैं समझता हूं कि बिल्किस बानो का जो बलात्कार है वो सिर्फ जो है ये 11 लोग जो जेल में बंद थे उन्होंने नहीं किया, उसका बलात्कार बार बार इस सिस्टम ने भी किया है। तो जब सिस्टम जो है उसकी मानसिकता बलात्कारियों के साथ जुड़ जाती है, तो फिर ये माफी मांगने वाली या जो चीजें हैं वो बेईमानी हो जाती है।
दूसरी चीज ये है कि अगर सत्ता में बैठे हुए लोग या भारतीय जनता पार्टी को जरा सी भी इस बात की दहशत होती कि ये करने से जो है हमें राजनीतिक नुकसान होने वाला है, तो वो नहीं करते। लेकिन उनको पता है कि उससे राजनीतिक नुकसान नहीं है। और आज ये घटना होने के बाद अब तक मैं इंतजार कर रहा हूं, शाम होने आई है, यहाँ के मुख्य विपक्ष जो है कांग्रेस, उसने भी इस घटना के ऊपर अपना जो कड़ा रवैया अख्तियार करना चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ। मैं समझ रहा था कि हर चैनल से फोन आना शुरू हो जाएगा, प्राइम टाइम में इस पर डिबेट है, लेकिन यहां पर कहीं पर जो है बिल्किस बानो ये चर्चा में नहीं। तो इससे राजनीतिक लाभ किसको हो रहा है और उसको उस पर बोलने पर राजनीतिक नुकसान किसको हो रहा है, उस चीज को लेकर इस सारी घटना को देखा जा रहा है। तो इसमें जो है किसी लड़की के साथ क्या हुआ है, कितने लोगों को मार दिया गया है, कितने सारे लोग जो थे वो जेल के अंदर बंद थे, वो बंद परिवार जो हिंदू लोग जेल के अंदर बंद थे, उनके भी खानदान जो है, परिवार जो है वो खत्म हो गए। केस लड़ने के लिए जो है पहले पहले विश्व हिंदू परिषद ने थोड़े उनको लीगल जो है मदद की, उसके बाद में उस बहुत सारे केस ऐसे हैं कि जिसमें इनको छोड़ दिया गया। तो किसी के कंधे पर बंदूक रख के आपने चला दी और उसके बाद में जो ये कानून में फंस गए, जिन जिन लोगों के साथ उनको लगता था कि हमको इसको बचाना चाहिए, माया कोटनानी एक किस्सा है, उसको किस प्रकार से क्लीन चिट मिल गई। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अंधेरे के अंदर एक दिया दिखाया है हमको, तो हमको लगता है कि ये जो रोशनी है वो रोशनी आगे वाले जो देश का भविष्य है उसको जो है प्रकाशित कर देगी। लेकिन जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको देखते हैं तो नहीं लगता कि किसी को भी इसकी शर्म है। ये बिल्कुल निर्लज्ज होकर जो लोग हैं वो अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि 2 हफ्ते का शायद समय दिया हुआ है इनको फिर से जेल में बंद करने के लिए। उसके बीच भी हो सकता है कुछ न कुछ दावपेच किया जाए, उसके बीच में भी हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार से जो है उनको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि ये कहा गया कि अब महाराष्ट्र जो है वही जो इनको रिहा कर सकती है। तो इस प्रकार की मुहिम भी शुरू हो सकती है। मुझे तो यहां भी आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये फिर से जेल में जाएंगे तो उनको जेल में भेजने के लिए भी बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा। तो बलात्कारियों को जो है वो क्रांतिकारियों का स्वरूप दिया जाता है, और जो दोषित है वो दोषित जब अपना केस लड़ रही थी तब भी उसको कौन पैसा दे रहा है, कौन सा एनजीओ उसको मदद कर रहा है, पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, दूसरे विदेशों से देश को बदनाम करने के लिए साजिशें की जा रही है, बहुत सारी जो है चीजें उसके साथ की गई। लेकिन पूरी जिंदगी जो है सिर्फ न्याय पाने के लिए वो लड़की ने खर्च कर दी, और उसके बाद भी जो न्याय मिला वो न्याय अधूरा मिला, क्योंकि उनको लगा था कि ये लोग जो है जेल के अंदर बंद रहेंगे और ये एक उदाहरण बनेगा दूसरे लोगों के लिए। लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर दंगे हो गए, तो क्या लोग उस बात से सिक्योर हो जाएंगे कि ये जो सिस्टम है वो सिस्टम हमें कुछ करने नहीं देंगी। तो संविधान है, न्यायपालिका है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक पीड़ित को न्याय पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मुश्किलों से जो है उसको पसार होना पड़ता है। ये अगर हम देखें तो हमें लगता है कि उस लड़की के साथ ये 11 लोगों या और कुछ लोगों ने जो भी किया होगा, लेकिन उसके साथ ये सारी सिस्टम ने बार बार जो है मानसिक रूप से बलात्कार किया है। और वो बलात्कार जो है वो आज भी जो है उसके मनोस्थिति को जो है वो दर्शाता होगा। मैं नहीं समझता कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं उसमें उसको लाभ में देखते हैं या अलाभ में देखते हैं, वो हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। मैं समझता हूं शायद उसके घर में कोई बच्ची नहीं होगी। ये बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, आपने कहा कि भगवान थे कि नहीं, एक काव्य है हिंदी में, उसमें पहली पंक्ति है कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद नहीं आएंगे। तो भगवान की अपेक्षा मत कीजिए। हमारे देश का जो संविधान है वो राम मंदिर में राम विराजमान हो जाएंगे, लेकिन उस बात से उस चीज की सिक्योरिटी नहीं है कि वो राम मंदिर में स्थापित हो जाने के बाद ये बिल्किस बानो की रक्षा जो है वो राम करेंगे। क्योंकि रक्षा करने के लिए जो राम से भी बड़े बन के बैठे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने 50 करोड़ बेघरों को घर नहीं दिया, मैंने राम लला को भी घर दिया। तो जो लोग भगवान को भी जो है बेघर समझते हैं और उनको ये एहसान जताते हैं,
कि राम का घर भी मैंने बना के दिया है, तो ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि मुझे लगता है कि उनकी आलोचना करने से हम हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे जो है बंद कर रहे हैं। तो जब एक आदमी जो है पूरी सिस्टम्स के ऊपर हो जाता है, मानवता के ऊपर हो जाता है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए सारी जो संवेदनाएं हैं उसको अपने भीतर जो है वो खत्म कर देता है, तो मैं नहीं समझता कि माफी की अपेक्षा करना वो कोई सही चीज है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई माफी मांगी जाएगी। अगर माफी मांगी जाती तो 2 दशक जो है वो निकल गए हैं। अगर कहीं कभी भी सोते हुए भी अपने दिल पर हाथ रख के आदमी पूरे दिन में किए हुए काम देखता है तो उसको पता चलता है कि मैंने कितना गलत किया, कितना सही किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सिर्फ दिमाग से चलने वाली राजनीति है, इसमें दिल के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसके ऊपर भी जितना भी अगर हम चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को तो यही लगेगा कि ये भी जो है वो हमारे फायदे के लिए। तो जब राजनीतिक फायदे के चश्मे से सारी चीजों को देखी जाएगी तो फिर कहां हम बात करेंगे हमारा गांधी का गुजरात, ये कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता, अब कहा जाता है मोदी का गुजरात। तो मोदी का गुजरात के अंदर यही होगा। अहिंसा परमो धर्म वाली जो बात है वो बेमानी हो गई है। ठीक है, जब गांधी जयंती आती है तो रेडियो के सामने बैठना पड़ता है, वो मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, तो लोग बैठ जाते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई भी जो है चीज उनके जहन में दूर दूर तक रही होगी। you